कौन जीतेगा उत्तराखंड? एक दिन में कोई इंदिरा हृदयेश नहीं बन सकता। मैंने जू बोला, जमरानी बांध हो गया, ये 3 ऐसे विषय हैं कि बच्चे बच्चे के मुंह पर है। इन 3 विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी आवाज नहीं निकाली। आम आदमी पार्टी तो 1 साल पहले लॉन्च हुई, जब चुनाव का समय आया। चाहे भ्रष्टाचार पिछले 4 महीने में विशेष जो सारी सीमाएं लांघ चुका है। देखिए, मेरे कार्य पिछले 1 दशक से ज्यादा सब लोगों ने देख लिए जमीन पर। मैं तो रेडी हूँ, अब जनता को मिलने रेडी है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी एक मकसद से आई है उत्तराखंड। और जिस तरह से माता जी ने आपकी काम किया, उनके जो अधूरे सपने कुछ रह गए हैं, अब हाँ उनका जो बेटा है पूरे करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज हम पहुंच चुके हैं स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के घर, जिनसे हम और आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ये वो कद्दावर नेता थी जिन्होंने जनता के लिए पूरे दिल से काम किया और आज जनता उनको बहुत सम्मान करती है और हमेशा से ही सम्मान करती आई है। तो आज हम उनके घर पहुंचे हैं। आज हम बातचीत करेंगे उनके सुपुत्र सुमित हृदयेश जी से और जानेंगे कि इस वक्त किस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो आज इसी पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं सुमित हृदयेश जी के साथ और जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपकी माताजी की तस्वीर के सामने आज हम यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहला सवाल कि इस वक्त कितनी कमी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि आप दावेदारी करने के लिए उतर रहे हैं मैदान में। तो अगर वो होती तो फिर कैसा माहौल इस वक्त होता? नहीं, देखिए, अगर वो होती तो वो खुद ही लड़ रही होती। ये बात विदित है और ये चुनाव उन्हीं का था। और उनका समय चले जाने से मेरे ही परिवार को कष्ट नहीं, ये हल्द्वानी भी उनका परिवार था। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में उन्होंने विकास का एक ऐसा परिचय, अद्भुत परिचय दिया था कि आज उनकी कमी प्रदेश के हर वर्ग को हो रही है, महसूस हो रही है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, ना कि केवल मेरे परिवार के लिए व्यक्तिगत तौर से, बल्कि पूरी प्रदेश में जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चोट लगी है। और उनका समय चले जाना मैं मानता हूँ कि एक युग का भी अंत है। तो इसलिए अब नई शुरुआत है। तो अब जहाँ पे भी वो हैं वहाँ से उनसे हम प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद वो दें सबको और इस प्रदेश की उन्नति के लिए हम लोग कार्य कर पाएं, ऐसा संकल्प लें। सर, ऐसी कोई याद पुरानी, क्योंकि आप गुरु मानते हैं अपनी माता जी को, तो ऐसी कोई याद जो आप साझा करना चाहते हो हमारे साथ कि उन्होंने आपको कैसे चीज़ों को सिखाया और आज भी किन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं? नहीं, देखिए, बचपन की अगर मैं बात बताऊं, जब विधान परिषद में माता जी थी, तो हम लोग जब छुट्टियों में आते थे, हम हॉस्टल में थे, तो हमें कई बारी इनके साथ दौरों में जाने का अवसर मिला। भारतवर्ष इनकी कमिटीज़ जाती थी, तो उन कमिटीज़ में विभिन्न दलों के विधान परिषद के सदस्य होते थे। भारतीय जनता पार्टी के भी होते थे, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों के लोग होते थे। और एक बड़ी, और शिक्षक दल की वो थी और अन्य शिक्षक दल के नेता होते थे। तो एक बड़ा, एक आपसी जो उन लोगों का मैं एक जो सम्मान देखता था, एक दूसरे को जो सम्मान करने की उनकी एक व्यवस्था थी, और कितने जानकार वो लोग थे। तो बचपन से ही राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, विश्व भर की राजनीति पर, भारत की आज़ादी की लड़ाई पर, एक बारी मुझे याद है हम काला पानी अंडमान निकोबार में वहाँ देखने गए थे, सेल्युलर जेल। तो वहाँ पे भी जितने लोग साथ चल रहे थे और जो हमारा जो कहानियाँ वो बता रहे थे, तो ये सारी ऐसी यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो बचपन से ही आप देखें, राजनीतिक सामाजिक जो जिम्मेदारियां थी उनको देखकर हम समझते थे कि वो कितनी मेहनत करती हैं, और जो मेहनत, उनकी जो लगन थी, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। वो एक प्रतिबद्धता के साथ एक मिशन उनका जीवन में था, एक उनके जीवन का जो सारांश था वो एक कर्मयोगी थी। तो इसलिए दिन रात उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या करी, तो ये मुकाम हासिल करा। एक दिन में कोई इंदिरा हृदयेश नहीं बन सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, तो इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, देखिए, कई सारे यहाँ पे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स वो लाना चाहती थी और जिनकी व्यवस्थाएं भी हो गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपके सामने हल्द्वानी में उन्होंने खड़ा करके दिखा दिया। यहाँ पे ISBT बनना था, जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क भी होता, साथ ही साथ कुमाऊं विशेष के लिए और हल्द्वानी विशेष के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता। हजारों लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर भी मिलता और सहूलियत होती ट्रैफिक व्यवस्थाओं में। तो वो अवश्य वापस दोबारा उसको लाना है। और उसके अलावा जू बनाने का मकसद ये था कि हल्द्वानी और ये गोलापार क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाना है। और पर्यटन से आप जानती हैं कितना व्यवसाय जुड़ जाता है।
बिल्कुल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से हजारों हजारों की तादाद में उससे भी रोजगार के अवसर पैदा होते। जी तो ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। साथ ही साथ आप विकास की व्यवस्थाएं देखिए, रोडों की व्यवस्था देखिए, बिल्कुल सर। पेयजल की व्यवस्था देखिए। आबादी इतनी बढ़ती जा रही है हल्द्वानी में, लगातार पेयजल का संकट गहरा होता जा रहा है। इन बिल्कुल। चीजों पे बहुत उनकी चिंता थी और 4 साल 6 महीने जब तक वो जीवित रही बतौर नेता प्रतिपक्ष, उनका आखिरी टर्म जो था, सड़क से सदन तक उन्होंने इन विषयों पे आवाज उठाई। बिल्कुल सर। तो सर अब आपने क्या ऐसी रूट मैप जो है वो तैयार किया है? क्या ऐसी प्रतिक्रिया इस वक्त यहाँ पर चल रही है? कैसा माहौल बना हुआ है कि आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि जहाँ तक हम भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं तो पानी की एक जो है ना समस्या बहुत यहाँ पर सामने आती है, और दूसरी चीज़ ये कि ज़रा सी बारिश हुई नहीं कि पानी सड़कों पर लगातार भर जाता है। तो आप इस चीज़ पर अगर आप दावेदारी करते हैं तो इन चीज़ों पे किस तरह से काम किया जाएगा? नहीं देखिए, अवश्य देखिए, मैं विकास की सोच के साथ पैदा हुआ। मेरी जो माता जी हैं उनकी जो सोच थी विकास की सोच है, कांग्रेस की जो सोच है विकास के प्रति हम लोग बहुत संजीदगी से कार्य करते हैं, बड़ी सीरियसनेस से कार्य करते हैं। और अवश्य ही ये जो पेयजल के संकट हैं, चाहे रोडों की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, जल भराव का आपने विषय उठाया, इन चीज़ों पे देखिए आजकल तकनीकें बहुत सारी आ गई हैं। सैटेलाइट मैपिंग से लेके कई चीज़ों को एंगेज करा जा सकता है। जी सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ हल्द्वानी आए और राहुल गांधी जी देहरादून पहुंचे थे, तो आपको क्या लगता है कि हल्द्वानी में इस समय, क्योंकि आप यहाँ से दावेदारी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान, कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, फिर किस नजरिए से देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, मैं नुकसान फायदे की बात ही नहीं करता हूँ। देखिए, नुकसान और फायदा हमेशा जनता का होता है। देखिए, मेरी बात समझिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आए, अच्छी बात है, खुशी हुई हमें कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हल्द्वानी आए। बिल्कुल सर। मुझे लगा था कि वो एक रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्योंकि नारा उन्होंने ही दिया था डबल इंजन की, मैं आपको सरकार दे रहा हूँ। तो 5 वर्षों का हम ये चाह रहे थे कि भाई हल्द्वानी की जो बड़ी योजना है, ISBT हो गया, मैंने जू बोला, जमरानी बांध हो गया, ये 3 ऐसे विषय हैं कि बच्चे बच्चे के मुंह पर है। इन 3 विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी आवाज नहीं निकाली। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का एक घोषणा करी, लेकिन डबल इंजन सरकार 5 साल में कुछ नहीं कर पाई। ये सत्यता भी उन्हें पता थी, तभी घोषणा हुई है। वरना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होता तो वो कहते कि भाई मेरी डबल इंजन की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का हल्द्वानी में कार्य करा है, तो हम मानते कि हाँ विकास हुआ है। लेकिन एक घोषणा मात्र चुनाव के समय करके अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चले जाते, मुझे नहीं लगता कि हल्द्वानी वासी या प्रदेशवासी पिछले 4.5 साल या जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, इसकी अव्यवस्था जो फैली, चाहे विकास में अवरोध पैदा हुआ, चाहे बेरोजगारी चरम सीमा पर गई, चाहे भ्रष्टाचार पिछले 4 महीने में विशेष जो सारी सीमाएं लांघ चुका है, इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि फायदा हुआ जनता का। मैं मानता हूं कि जनता ने बहुत नुकसान झेला है। जी सर, जिस तरह से जब कांग्रेस सरकार यहाँ थी उत्तराखंड में, तो महंगाई को लेकर लगातार बीजेपी वार करती थी कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। और अब जब बीजेपी खुद है, तो अब कांग्रेस सरकार भी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर, पलायन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस फिर, क्योंकि 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है सर, है ना, तो अभी भी यही सब मुद्दे, क्योंकि 10 साल बीजेपी को दिए गए, 10 साल आपकी सरकार कांग्रेस को दिए गए हैं, तो 21 साल का उत्तराखंड हो गया है। किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि अभी भी महंगाई, पलायन की ही बात हम लोग कर रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है? आप किस नजरिए से देख रहे हैं और आप कितना काम इन चीजों को लेकर करेंगे? देखिए, आप कांग्रेस की सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पहली सरकार पंडित नरेंद्र तिवारी जी उसमें मुख्यमंत्री थे, मेरी माता जी भी उसमें लोक निर्माण मंत्री थी। कितना विकास हुआ, आपका पूरा औद्योगिक क्षेत्र, काशीपुर हो, रुद्रपुर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, उसमें लाखों लाखों परिवारों को रोजगार मिला। उसके अलावा जो विकास हुआ वो अभूतपूर्व है। जो सड़कों का जाल आज भी बिछा हुआ है, कनेक्टिविटी है, वो सरकार की प्रमुख देन है। उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, केदारनाथ आपदा का हमने सामना करा, उस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। कैसे पुनर्निर्माण, लोगों ने कहा 10 साल तक यात्रा नहीं होगी, 1 साल में हमने वो काम करके दिखाया। सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, समाज के हर वर्ग की, मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी हो या मेरी माता जी उस समय वित्त मंत्री थी, और जो सहयोगी अन्य लोग थे, सबने मिलकर सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बनाई कि हर व्यक्ति की, हर घर में पेंशन जा रही। और चाहे आपकी महिलाओं की बात हो, चाहे कन्याओं की बात हो, हर तरीके से एक सामाजिक और आर्थिक तौर से मदद करी गई। लेकिन आज डबल इंजन कहाँ है? आज ना इंजन पटरी पे है, ना बोगी जुड़ी है। आज अव्यवस्थाएं फैली हुई है, चरम सीमा का भ्रष्टाचार, चरम सीमा पे बेरोजगारी, चरम सीमा पे महंगाई, कोविड की मार,
कितने परिवारों को नुकसान हुआ, बिल्कुल कितने लोग मरे हैं, बिल्कुल। उनके परिवारों की देखभाल के लिए क्या हाथ बढ़ाया सरकार ने। किसानों ने पहली बार आत्महत्या करी इस राज्य में 2017 का वो जो वर्ष था, जी। उस समय सरकार ने ये कहने से स्वीकार करने से मना कर दिया कि उन्होंने आत्महत्या करी। कांग्रेस के लोगों ने व्यक्तिगत जाके मदद करी। इंदिरा जी ने मेरे को भेजा था, यहाँ दुदली गांव में किसान ने आत्महत्या कर दी थी अति ओलावृष्टि के कारण। मैं गया वहां पे मदद करने। जब मैं उसके घर पे पहुंचा किसान भाई के, तो उसके माता पिता ने बताया कि पटवारी तक नहीं आया अभी तक, और मैं 3 दिन बाद पहुंचा था। सोचिए, ये सरकार की व्यवस्था रही। जवाब दे सरकार। बिल्कुल सर। सर, जिस तरह से आपकी माताजी ने तो बहुत कुछ जनता के लिए किया है जो बहुत ही सराहनीय है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुमित हृदय जी किन मुद्दों को लेकर एक तो जनता के पास जाएंगे, और क्या ऐसा काम आप अभी से कर रहे हैं जनता के लिए कि जनता के दिलों में आपकी एक जगह जो है वो बनती जा रही है कहीं ना कहीं? देखिए, मेरे कार्य पिछले 1 दशक से ज्यादा सब लोगों ने देख लिए जमीनी तौर पर। इंदिरा जी के प्रतिनिधि के बतौर जगह जगह पे इस शहर की कोई गली नहीं है, मोहल्ला नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिससे मेरा व्यक्तिगत परिचय ना हो। जनता ही मान ले कि जिस तरह से हमने होल्डिंग्स में देखा है कि माँ के अधूरे सपने को बेटा पूरा करेगा, तो वो एक कहीं ना कहीं आप उसके लिए पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो रेडी हूँ, अब जनता को मेरे लिए रेडी होना है। अगर जनता मुझ पर विश्वास जताएगी, और अवश्य माता जी के जाने के बाद एक चीज का मैंने एहसास करा, हो सकता है कि सुमित हृदय ने पहले राजनीतिक तौर पर हल्द्वानी की जनता को एक वोटर के तौर पे देखा हो, लेकिन जो असमय मेरी माताजी चले गई और मैं कभी अगर अपने आप को अकेला महसूस करता था, जो प्यार, जो सम्मान, जो एक तरीके से माताओं ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने सर पे हाथ फेरा, जिस प्रकार से मेरे युवा साथियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, तो अवश्य मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये हल्द्वानी मेरा परिवार है। इस परिवार ने मेरे को संभाल के रखा है, वरना सुमित हृदय के लिए कुछ भी करना आसान नहीं, कदम आगे बढ़ना भी नामुमकिन होता। पोस्टर लगातार आम आदमी पार्टी के लग रहे हैं और पूरे मतलब दमखम दिखा रही है आम आदमी पार्टी इस वक्त, तो उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं कि कितना आपके लिए वो एक है कि दमदार वो कितना साबित हो पाएंगी, या फिर आप किस नज़र से उनको देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या इस वक्त उतने मुकाबले पर है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी एक मकसद से आई है उत्तराखंड में, वो वोट काटने के लिए आई है। और आम आदमी पार्टी की ना तो सरकार बन रही है, तो अगर आप बैनरों में आप देख रहे हैं, और दिल्ली में उन्होंने क्या करा, दिल्ली में उन्होंने रोजगार जो यहाँ कह रहे हैं वो 6 लाख 10 लाख को रोजगार देंगे, आरटीआई में लोगों ने मांगा तो 300-400 लोगों को रोजगार दे पाई थी, वो जो ऑफिशियल आरटीआई में मांगा गया। और बिजली के यूनिट जो वो फ्री देने की बात कर रही है, अगर जैसे दिल्ली में 200 है, अगर किसी का 201 आ जाता है तो पूरा बिल दे रहे हैं। समझ रहे आप मेरी बात? यहाँ का उत्तराखंड की जनता थोड़ी स्वाभिमानी भी है, अपने राज्य के लिए आंदोलन करने वाला हर घर का एक व्यक्ति है, तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ स्वाभिमान की भी लड़ाई होती है और स्वाभिमानी जनता है। अवश्य कांग्रेस का जो विकास का मॉडल है, कांग्रेस के जो पूर्ववर्ती सरकारों के कार्य जिनका मैंने उल्लेख करा, उनको जनता अपने दिल में बसा चुकी है। और लड़ाई किसने लड़ी पिछले 4 साल 10 महीने सड़क पे? आम आदमी पार्टी तो 1 साल पहले लॉन्च हुई है। बिल्कुल सर। जब चुनाव का समय आया तो चुनावी रण में अंतिम समय पे कूदना, और एक वो चाह रहे हैं कि भाई एक आम आदमी पार्टी इतना वोट शेयर ले जाए, तो किसके फायदे के लिए वो कार्य कर रही है, जनता को समझना पड़ेगा। सर, इस बार आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आ सकती है? अवश्य, आज का दिन आप नोट कर लीजिए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, एक स्थिर सरकार बनाएगी। पूरे 5 साल फिर से विकास का मॉडल इस प्रदेश को देखने को मिलेगा, रोजगार का मॉडल इस पूरे प्रदेश को और देश को देखने को मिलेगा, महंगाई पे अंकुश कैसे लगाया जाएगा, ये पूरा देश उदाहरण से देखेगा कि उत्तराखंड में कैसे हुआ। और भ्रष्टाचार, जो घोर भ्रष्टाचार, जल जंगल और जमीन बेचने की जो साजिश रही है, जो सिंगल विंडो सिस्टम वहाँ देहरादून में खोल दिया गया आखिरी 4 महीने में, जब धामी जी नाइट वॉचमैन बतौर आए, और जिस प्रकार से खनन का खुला रेट, खड़िया का खुला रेट, कोई जमीन हो उसका खुला रेट, ट्रांसफर का खुला रेट, ऐसा खुला रेट, जो जिस प्रकार से सिंगल विंडो सिस्टम भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे अंकुश भी लगेगा और इसकी जांच भी होगी। तो सर, आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजियां भी अक्सर कभी ना कभी सामने आती रहती हैं, अक्सर हम खबरें सुनते हैं, तो ऐसे में आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, अगर कांग्रेस सरकार आपकी बार आती है तो पूर्ण रूप से काम किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में आपने बताया 2 बारी कांग्रेस की सरकार रही, 2 बारी भाजपा की, 3 मुख्यमंत्री किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी। गुटबाजी कहाँ सबसे ज्यादा होगी? और भारतीय जनता पार्टी में कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं? वो तो रही बीजेपी की बात। हाँ।
मेरे को जवाब देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो भविष्य में भी सोच रहे हैं सपना। आप अगर बात करें आदरणीय निशंक जी की, आप अगर बात करें त्रिवेंद्र जी की, आप बात करें तीरथ जी की, स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी की, तो अभी गुटबाजी कहाँ ज्यादा होगी है तो आप देखिए। कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ज्यादा है, इसलिए हमारी थोड़ी खुल के आती है। वहां पे बंद कमरे में तो खूब धनाधन होती है। सर एक आखिरी सवाल, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जनता पूरी तरीके से ये मान ले कि हाँ अब जमीनी मुद्दों पर जिस तरह से माता जी ने आपकी काम किया, उनके जो अधूरे सपने कुछ रह गए हैं, अब हाँ उनका जो बेटा है पूरे करेगा। नहीं, बेटा भी करेगा, और जितने सहयोगी उनके पुराने और वर्तमान, जितने सहयोगी नए या पुराने, जैसे मैंने नाम सबका लिया, हरीश रावत जी हो, प्रीतम जी हो, कुंजवाल जी हो, यशपाल आर्य जी हो, सब मिलकर पूरा करेंगे और अवश्य ही करेंगे। और विकास का देखिए, हमें ये उनको श्रद्धांजलि भी सब लोग देना चाहते हैं अवश्य ही। जब हरीश रावत जी ने अभी लाइव करा कुछ दिन पहले हल्द्वानी विधानसभा पे फेसबुक पे, तो उन्होंने उल्लेख करा विशेष माता जी का कि उनका जो विकास का मॉडल है उसको हमें आगे बढ़ाना है। विकास का परिचय था उनके, तो ये विकास के परिचय को और विकास की सोच को हमें जीवित रखना है, ये हमारा संकल्प है। तो सर हल्द्वानी की जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जो उन्होंने साथ दिया है ऐसे कठिन समय पे, और अनजाने लोग भी मेरे पास जो आए और अपनी सहानुभूति तो प्रकट करी, लेकिन मेरे को समर्थन दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे सर पे हाथ फेरा, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपने देखा कि हमने इस वक्त बातचीत की है सुमित हृदयेश जी से और जानी उनसे काफ़ी सारी बातें, वो सब आप देख चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। और जिस तरह से उन्होंने हल्द्वानी की जनता का